हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता परीक्षा के दूसरे चरण से संबंधित जीके जीएस के मैराथन प्रश्नों का यह अगला सेट लेकर के आए हैं हम आप लोगों के लिए। एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को आइए बिना देर किए हुए चलते हैं, देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किनके द्वारा किया गया था। यानी जब कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज बना तो उस वक्त भारत में कौन गवर्नर जनरल थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर के रूप में जो आंसर जाना जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी कि लॉर्ड ब्लेसली के शासनकाल में कलकत्ता में जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। लॉर्ड ब्लेसली को जो है ये सहायक संधि के लिए भी जाना जाता है कि लॉर्ड ब्लेसली सहायक संधि कराने में बहुत ये थे और सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो राज है वह हैदराबाद के निजाम सबसे पहले इसको स्वीकार किए थे। याद रखेंगे हम लोग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि बंगाल विभाजन हुआ कब, उस वक्त किसका शासन था। तो बंगाल विभाजन जो हुआ वह 1905 में हुआ और उस वक्त जो शासन था वो लॉर्ड कर्जन का। किनका शासन था? लॉर्ड कर्जन का था। और इन्होंने जो है बंगाल विभाजन को जो है ये प्रशासनिक दिक्कत बता करके बंगाल को दो हिस्सों में विभाजित किया था, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के रूप में। और उसके बाद जो है स्वदेशी आंदोलन छिड़ा था पूरे भारत में। और जब ये फिर आगे चल के 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, उस वक्त जो यहाँ शासन था वह लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासन था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इससे पहले हम आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। साथ ही साथ यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन तीसरा है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो रॉबर्ट क्लाइव है, वारेन हेस्टिंग्स है, या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक है, या लॉर्ड डलहौजी है। तो इसका सही उत्तर जो सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स है। ऑप्शन नंबर बी सबसे सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारे स्क्रीन पर कि भारत में सबसे लंबी नहर कौन सी है। सोन नहर, गंगा, पेरियार या फिर इंदिरा गांधी नहर। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी के रूप में जाना जाएगा कि इंदिरा गांधी नहर जो है यह भारत की सबसे लंबी नहर के रूप में जानी जाएगी। चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे स्क्रीन पर कि भारत में सबसे बड़ी ताजे जल की झील यानी ताजे पानी की झील कौन सी है। तो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील पूछी जा रही है। इससे बड़ी झील है लेकिन वो ताजे पानी की नहीं, खारे पानी की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि उलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित उलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी या ताजे पानी की झील है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 है कि गोत्र शब्द की उत्पत्ति किस ग्रंथ कब हुई, किस काल में गोत्र शब्द की उत्पत्ति हुई है। जी, इस 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि उत्तर वैदिक काल, यानी वैदिक काल के बाद का जो पीरियड्स आया, उसके बाद का जो काल आया, उसमें जो है ये गोत्र शब्द की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है कि ऋग्वेद के काल के प्रमुख देवता कौन थे। 4 जो प्रमुख वेद हैं, जिसमें से सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये ऋग्वेद काल के जो प्रमुख देवता हैं उसका सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर डी जाना जाएगा कि इंद्रदेव है। ऋग्वेद जो है चारों वेदों में सबसे पुराना वेद है, जिसको 10 मंडल और 1028 सूक्तों में विभाजित किया गया है। ऋग्वेद से ही हमें जो है जो समाज की व्यवस्थाएं थी, वर्ण व्यवस्था, इसका भी उल्लेख हमें ऋग्वेद से ही मिलता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार आया है। तो ऋग्वेद में जो है गंगा नदी का उल्लेख केवल एक बार आया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। सबसे अधिक बार जो है ऋग्वेद में वह सिंधु नदी का जिक्र आया है सबसे ज़्यादा बार, और गंगा नदी का जो चर्चा है वो केवल एक बार हुआ है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा चलाया गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध का समय कौन सा है? ये द्वितीय विश्व युद्ध का जो समय है वो 1939 से शुरू होकर
1945 तक चला है। इससे पूर्व प्रथम विश्व युद्ध चला जो कि 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी तक का समय था, और द्वितीय विश्व युद्ध जो चला वो 1939 से 45 का समय था। तो इस बीच में भारत में एक बहुत ही अहम राष्ट्रीय आंदोलन छिड़ा था, उसका नाम था क्या, भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि कब छिड़ा था, 1942 ईस्वी में। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन पूरे भारत में स्टार्ट हुआ, जिसमें गांधी जी को जो है अगले ही दिन कैद करके आगा खां पैलेस में रखा गया, राजेंद्र प्रसाद को कैद करके बांकीपुर जेल में भेज दिया गया। तो इस प्रकार जो है पूरे भारत में यह भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चला था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि झंडा गीत के लेखक कौन है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा गीत के जो लेखक हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा, झंडा गीत के लेखक के रूप में जाने जाएंगे ऑप्शन नंबर डी कि श्यामलाल गुप्त पार्षद जो है ये झंडा गीत के लेखक है। रविंद्रनाथ टैगोर जो है ये हमारे राष्ट्रगान के लेखक है, जन गण मन अधिनायक जय है जो हमारा राष्ट्रगान है उसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे लेखक है, ऐसे महान लेखक हैं जो 2 राष्ट्र का यानी 2 देशों का राष्ट्रगान इनके द्वारा लिखा गया है। अपने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है, और ये पड़ोसी देश बांग्लादेश जो कि कभी पूर्वी पाकिस्तान था उसका भी राष्ट्रगान जो है यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही रचित है। आमार सोनार बंगला जो है यह रविंद्रनाथ टैगोर के ही रचित है। और जो हमारा राष्ट्रीय गीत है जो कि वंदे मातरम, यह जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित है, आनंद मठ से संकलित किया गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 है कि कोठारी कमीशन या कोठारी आयोग किससे संबंधित है। कोठारी आयोग का संबंध जो है वह शिक्षा से संबंधित आयोग है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था। आज़ाद हिंद फौज का जो प्रथम सेनापति थे, आज़ाद हिंद फौज के ये में जो है सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है। तो प्रथम सेनापति के रूप में जो जाने जाएंगे, इसका जो 12वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए के कैप्टन मोहन सिंह जो है आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति के रूप में इनका नाम आएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि करो या मरो भारत के किस आंदोलन का नारा था। करो या मरो यह जो नारा दिया गया, डू और डाई, यह गांधी जी के द्वारा डू एंड डाई का नारा दिया गया, करो एंड मरो का नारा। यह जो है गांधी जी 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उस समय गांधी जी ये नारा दिए थे कि करो या मरो। हालांकि इस नारा से गांधी जी की बहुत सारी आलोचनाएं हुई है कि जो अहिंसात्मक की लड़ाई लड़े पूरे अपने ये समय में, और अहिंसा ही उनका मुख्य हथियार था, वो मरो का नारा कैसे दे सकते हैं। तो फिर लेकिन क्योंकि उस वक्त का जो सिचुएशन था उसके हिसाब से ये डू एंड डाई का सिचुएशन था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने कहा था कि करो या फिर मरो, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई। गदर पार्टी की स्थापना जो है लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था 1913 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ है, तो सैन फ्रांसिस्को में। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी, सैन फ्रांसिस्को में। कब, 1913 में। किनके द्वारा की गई थी, तो लाला हरदयाल के द्वारा, याद रखेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है 15वां कि सेल्युलर जेल को किस नाम से जाना जाता है। जी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित सेल्युलर जेल, जहां जो है बीटी सावरकर को रखा गया था, तो इस सेल्युलर जेल को और किस नाम से जाना जाता है, इसका सही उत्तर जो होगा वह काला पानी, यानी काला पानी की जो सज़ा दी जाती थी, तो जो जिस कैदी को काला पानी की सज़ा दी जाती थी उसे कैद करके सेल्युलर जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भेज दिया जाता था। तो हम ये कहेंगे कि सेल्युलर जेल को काला पानी के सज़ा के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, चूँकि भारत का जो ये हुआ है विभाजन या आज़ादी, तो ये दोनों एक ही समय हैं। 14 अगस्त को भारत से अलग एक डोमिनियन स्टेट पाकिस्तान बना दिया गया और भारत एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित हुआ। तो उस समय ये दोनों प्रश्न के एक ही आंसर आएगा कि भारत के स्वतंत्रता के समय या फिर भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे जेबी कृपलानी जी। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की
प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जा रहा है इसमें, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष होंगी वो श्रीमती एनी बेसेंट जी का नाम आएगा, जो कि 1917 कब 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन कलकत्ता में हुआ उसकी अध्यक्षता ये श्रीमती एनी बेसेंट जी की, जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अगर बात किया जाए कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो फिर आएगा नाम किनका? सरोजिनी नायडू जी का आएगा, जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा है किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया था, वह कौन सी उपाधि थी? तो याद रखिए कि असहयोग आंदोलन चला कब, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा के किया जा सकता है, कंफ्यूज नहीं होंगे। इसलिए आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। कमेंट करके भी बताइए कि क्या तक आपको अगर इसमें कुछ कमी लग रही है तो। असहयोग आंदोलन जो कि 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात चला, 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चला था, 22 तक चला था, चौरा चौरी कांड के बाद उसे वापस ले लिया गया। तो ये असहयोग आंदोलन जो 1919 में चला, तो उस दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने सर नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, और महात्मा गांधी को भी अंग्रेजों के द्वारा जो है कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, जिसे महात्मा गांधी जी ने वापस कर दिया। कहा कि नहीं भाई, हम ये आपकी उपाधि स्वीकार नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी कैसरे हिंद की उपाधि को लौटा दिए थे। अगला सवाल है 19 है कि हो मुंडा विद्रोह कब हुआ? हो मुंडा विद्रोह का जो ये हुआ है 19वां नंबर सवाल का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है कि 1820-21 में जो है हो मुंडा विद्रोह हुआ है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? यानी खाने का जो सोडा है, बेकिंग सोडा का मतलब ये हो गया कि हम लोग जो खाना बनाने में सोडा का प्रयोग करता है जिससे भोजन का जो ये है वो नरम होने के लिए, तो इसका जो रासायनिक नाम है 20वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट। सूत्र क्या होगा? NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सही जवाब होगा। दोस्तों आप अंत तक बने रहिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1922 गया अधिवेशन, गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1922 में जो गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, यह बिहार में दूसरा अधिवेशन था। और ऐसे अगर कांग्रेस का अधिवेशन देखा जाए तो यह कांग्रेस का कुल 27वां अधिवेशन था और ये गया जिले में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता किए थे, इस 21वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए चितरंजन दास के द्वारा जो है यह अध्यक्षता किया गया था। और इससे पहले जो है 1912 में बांकीपुर में पटना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला बिहार में अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है कि भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम कब फेंका था? जी, भगत सिंह के द्वारा जो है सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। कौन उनके साथ थे? तो इसमें भगत सिंह के साथ जो ये क्रांतिकारी हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 22वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है दोस्तों कि भगत सिंह के साथ जो है वो बटुकेश्वर दत्त थे, जो बम फेंकने में उनके साथ थे। और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन लोगों को जो है भगत सिंह को जो फांसी की सजा हुई है वो 23 मार्च 1931 ईस्वी को आपको फांसी की सजा दी गई, यानी यह सबसे करेक्ट आंसर है। और इसके लिए जो है ये गांधी जी की सबसे अधिक आलोचनाएं की जाती है, क्योंकि गांधी जी जो थे ये गांधी लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। तो उसमें गांधी जी एक पॉइंट रखते हैं कि जितने भी राजनीतिक बंदी है उन्हें जो है रिहा किया जाए। तो इसमें अगर ये रखा जाए कि चाहे वो क्रांतिकारी हो या राजनीतिक बंदी हो, सबको रिहा किया जाए जो भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित है, चाहे वो उनका आंदोलन जिस प्रकार का हो। तो भगत सिंह भी जो है वो रिहा होते, लेकिन गांधी जी का ये था कि जो ये क्रांतिकारी हैं, जो भी मतलब राजनीतिक बंदी हैं, उन्हें रिहा किया
जाना चाहिए। लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता हुआ था वो 5 मार्च 1931 को हुआ था और इनको जो फांसी की सजा फांसी दी गई वो 23 मार्च 1931 को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ये जो अन्य जो ये कांड है इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 23वां नंबर प्रश्न का वह है काकोरी षड्यंत्र प्रकरण जो है यह 1924 दिया है, जबकि यह प्रकरण हुआ कब है तो यह हुआ है 1925 ईस्वी में, अर्थात करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा। उससे पहले जो लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1910 करेक्ट है, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 सही है, लाहौर षड्यंत्र प्रक्रिया जो है हावड़ा प्रकरण था 1910 में, लाहौर षड्यंत्र प्रक्रिया 1916 और 30 ये भी सही है, और जो काकोरी षड्यंत्र है यह 1925 में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां का नाम इसमें प्रमुख रूप से आता है और इसी कारण जो है इन लोगों को फांसी की सजा भी हुई है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट को सही उत्तर करना है। पहला कथन है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया है। दूसरा है कि भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे। जी हाँ, 24वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वह दोनों कथन सही है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई है और भगत सिंह रिपब्लिकन एसोसिएशन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा कि 1 और 2 दोनों जो है कथन वह सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्रता चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन जो है यह एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। यह कथन किसका है? तो इस 25वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह ने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र जो है चिंतन यह एक क्रांतिकारी की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन खत्म दादा भाई नौरोजी के विषय में कौन सा कथन जो है वो दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है, कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में गलत है। उन्होंने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी है, या फिर ये जो है उन्होंने गुजरात के प्रोफेसर के रूप में उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी और कॉलेज लंदन में कार्य किया। उन्होंने महिला शिक्षा की नींव रखी। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव गए थे। तो ये गलत कथन ऑप्शन नंबर डी है, अर्थात सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर डी जो है जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित जो ये कथन है गांधी जी के संदर्भ में कौन सा कथन है। निम्नलिखित में से गांधी के संदर्भ में कौन कथन है। तो इस 27वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी कि ये सभी कथन जो है वो गांधी जी के संदर्भ में है। क्यों? क्योंकि जाति विहीन अछूतों की दशा सुधार के लिए गांधी जी लगातार संघर्ष कर रहे थे और गांधी जी ने जो है वह हरिजन नामक एक पत्रिका निकाला था, हरिजन सेवा संघ की स्थापना किए थे। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी गांधी जी ने शुरू किया था। अर्थात 27वां नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन सही है कि ये सारे कथन जो है वो गांधी जी के संदर्भ में करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत के निम्न राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं भूगोल से रिलेटेड प्रश्नों पर, विज्ञान और इतिहास जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बाद हम लोग आए हैं भूगोल की तरफ। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अब तक हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हम लोग अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए। 28वां नंबर प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। इसे पहचानना है हमें तो और इसको क्या करना है कि पूरब से पश्चिम की ओर कूट भी मिलाना है। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कौन सा होगा। तो पूरब से पश्चिम की ओर अगर हम लोग मिलाएं तो सबसे पहले जो है आएगा पश्चिम बंगाल, फिर आएगा जो है बिहार और उत्तर प्रदेश को तो काट ही दीजिए। सबसे पहले आएगा पश्चिम बंगाल, फिर आएगा झारखंड, पश्चिम बंगाल के उसके बाद आएगा जो है छत्तीसगढ़, फिर आएगा ये मध्य प्रदेश और फिर अंत में आएगा गुजरात, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 है कि पाकिस्तान की सीमाओं से अलग भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। पाकिस्तान से भारत के किन किन राज्यों की सीमाएं लगती है। तो अगर हम लोग मैप को ध्यान से देखेंगे तो पाकिस्तान से जो भारतीय राज्यों की सीमाएं लगती हैं 29वां नंबर क्वेश्चन का वह है कि सबसे पहले गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान की जो सीमा है वो पंजाब से लगती है, पाकिस्तान से लगती है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 है
कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। सिंधु, उसके बाद सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों प्रमुख नदियां जो है वो लगभग एक ही जगह से निकलती है और प्रवाहित होते हुए भारत में प्रवेश करती है। इस 30वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है वह है कैलाश पर्वतमाला से, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है यह करेक्ट आंसर है। मानसरोवर झील के पास से जो है ये तीनों नदी निकलती है, तो हिमालय पार से निकलने वाली नदी के रूप में भी ये दोनों नदी सिंधु सतलज जो है वो जानी जाती है। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि उमियम झील जो है यह भारत के किस राज्य में स्थित है। मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा में से किस राज्य में जो है 31वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर उपस्थित है, तो यह है ऑप्शन नंबर सी यानी मेघालय राज्य में स्थित है कौन, उमियम झील। ऑप्शन नंबर सी जो है 31वां का सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। लोकटक झील मणिपुर, सांबर झील राजस्थान, लोनार झील महाराष्ट्र और हुसैन सागर झील कर्नाटक, इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो 32वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि जो ये हुसैन सागर झील है यह स्थित है हैदराबाद में, और हैदराबाद जो है अब अगर बात किया जाए राज्य की तो यह तेलंगाना राज्य में आएगा। पहले यह जो है आंध्र प्रदेश राज्य का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब तेलंगाना राज्य का हिस्सा है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। तमिलनाडु और केरल की जो संयुक्त नदी घाटी परियोजना है उसमें सही नाम कौन सा है, तो ये करेक्ट आंसर के रूप में ऑप्शन नंबर बी पाराम्बीकुलम आलियार जाना जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 33वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। जी हाँ, माही बाजार सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान, चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश, ब्यास नदी परियोजना राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा, इंदिरा गांधी नगर परियोजना राजस्थान एवं पंजाब। तो इस 34वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है कि इंदिरा गांधी नगर परियोजना राजस्थान एवं पंजाब, यह सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में जो वर्षा होती है वह कौन सी वर्षा होती है, तो वह पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए के रूप में 35वां नंबर प्रश्न जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि काली मिट्टी के संदर्भ में कौन सी निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है काली मिट्टी के बारे में। तो काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श मानी जाती है, एकदम सही कथन है। उसके बाद है कि इसमें आर्द्रता के अधिक समय धारण करने की क्षमता होती है, यानी पानी को जो अधिक समय तक वह धारण किए रहता है, करेक्ट आंसर है। सूखने पर काली मिट्टी में दरार पड़ जाती है, बिल्कुल सही है। और जुताई अधिक करनी पड़ती है, यह कथन गलत है, ऑप्शन नंबर डी 36वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, इसे अधीन वर्गीकृत है। तो यह किसके अधीन है, तो अगर हम लोग बात करें कि धर्म के आधार पर जो विभेद है या प्रतिषेध है, यानी धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भारत में विभेद नहीं है, तो यह जो अधिकार है 15वां जो कि अनुच्छेद 15 में वर्णित है, यह किसमें है, तो 37वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी में कि समता का अधिकार या समानता का अधिकार जो है ये इसमें समाहित है। समानता का अधिकार ये अनुच्छेद 14 से 18 के बीच ये बातें हैं, तो ये समता के अधिकार में बात निहित है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38 है कि संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने की ओर संकेत करता है। यह बात भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच वर्णन है वहां किया गया है, या मौलिक अधिकार जो कि भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच वर्णन है वहां किया गया है, या फिर इसके प्रस्तावना में शामिल है, या ये सभी में शामिल है। तो 38वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है कि यह जो बातें शामिल है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है, नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होता है। तो ये भारतीय जो ये है, अगर कोई भी विधेयक हो, जरूरी नहीं है कि बड़ा से मतलब संविधान संशोधन की बात हो तभी होगा, या वित्त विधेयक हो तभी होगा, या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो तभी होगा। एक साधारण विधेयक को भी पारित कराने का जो तरीका है वो पहले लोकसभा फिर राज्यसभा, या मतलब लोकसभा और राज्यसभा से पारित होना ही होता है, और दोनों की संयुक्त बैठक जो है एक साधारण विषय विधेयक के लिए भी हो सकता है, अर्थात 39वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है 40 है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ
ग्रहण करते हैं, यानी जो भारत के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराया जाता है वो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष कराया जाता है। तो यह बात जो है वो कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है कि अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 60 में यह बात वर्णित है। दोस्तों, हम लोग 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को उसके सभी उत्तर व्याख्या के साथ जो है देखे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको बहुत ही लाभकारी और हितकारी साबित होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक आए। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।